Hello guys, welcome to EduUp. Let's start with chapter 10, that is respiration in organisms of our class 7 series of science. देखिए, हम सब जानते हैं कि लिविंग बींग्स रिस्पायर करते हैं, ब्रीथ करते हैं जीने के लिए. बट लेट्स अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ साइंस दैट व्हाई डू वी एक्चुअली रिस्पायर. देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं. वो भी हम ह्यूमन बींग्स की तरह ही काम करती है. जैसे हम ह्यूमन बींग्स डेली काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम पे जाते हैं, वैसे ही छोटी छोटी सेल्स भी कॉन्टिन्यूसली काम करती रहती हैं. ऑर्गेनिजम्स की हर एक सेल फंक्शन परफॉर्म करती है, जैसे कि न्यूट्रिशन लेना, ट्रांसपोर्टेशन करना, एक्सक्रीशन करना, रिप्रोडक्शन. अब इन कामों को करने के लिए सेल्स को एनर्जी चाहिए होती है. तो ये एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी सेल्स को फूड से मिलती है. तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि फूड्स हमें एनर्जी देते कैसे हैं. देखिए, इससे सो ये एनर्जी हमें फूड से तब मिलती है जब हम रिस्पायर करते हैं, जब हम ब्रीद करते हैं. जब हम ब्रीद करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम एयर से ऑक्सीजन लेते हैं, और यही जो ऑक्सीजन होती है वो सेल्स को ट्रांसपोर्ट होती है. एंड जो ऑक्सीजन की हेल्प से सेल्स क्या करती हैं? सेल्स फूड को ब्रेक डाउन करती है, तोड़ती हैं. और जो फूड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन की मदद से किस में कन्वर्ट होता है? दैट इज द एंड प्रोडक्ट्स आर CO2, वाटर एंड एनर्जी. सो ड्यूरिंग दिस ब्रेक डाउन ऑफ द फूड एनर्जी रिलीज होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. ये रेस्पिरेशन बॉडी की हर सेल में होता है. लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन वंस. The process of breakdown of food in the cells of an organism with the release of energy is called cellular respiration. Okay, this is called cellular respiration. So अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है या रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकता है? सो द आंसर इज यस, रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन भी हो सकता है. रेस्पिरेशन दो तरीके से होता है, विद ऑक्सीजन एंड विदाउट ऑक्सीजन. जो रेस्पिरेशन विद ऑक्सीजन होता है हम उसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. इस रेस्पिरेशन में काफ़ी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जो इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी. ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये आपको ह्यूमंस में मिलेगा और काफ़ी सारे अदर एनिमल्स में भी देखने को मिलेगा. वही जो रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अनएरोबिक रेस्पिरेशन. ये जो रेस्पिरेशन होता है इसमें जो एनर्जी होती है वो काफ़ी कम रिलीज होती है, और ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा, और आपको कई बार ये ह्यूमन बींग्स में भी देखने को मिलेगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो ईस्ट में जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं इस वाले रेस्पिरेशन में दे आर एल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. इसी वजह से जो ईस्ट होते हैं वो वाइन एंड बियर बनाने में यूजफुल होते हैं, बिकॉज जो उनका एंड प्रोडक्ट होता है दैट आर एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड. सो जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये सिर्फ ईस्ट में नहीं, ये ह्यूमन बींग्स में भी होता है. तो ह्यूमन बींग्स भी बिना ऑक्सीजन के रिस्पायर कर सकते हैं. सो ये शायद आपको शॉक लगा होगा सुन के. तो ये ऐसा कैसे होता है? देखिए, जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग हुआ, साइकिलिंग हुआ, वॉकिंग हुआ, तो हमारी मसल्स को काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है, और जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है. तो जो हमारी मसल्स होती हैं वो रिस्पायर करना शुरू कर देती हैं. तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स में भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. और यहाँ पर जब मसल्स रिस्पायर करती हैं तो जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज़ नॉट CO2 इन वाटर, रेदर इट इज़ लैक्टिक एसिड, जिसके साथ एनर्जी भी रिलीज होती है. तो अब जब ये लैक्टिक एसिड मसल्स में काफ़ी सारा एक्यूमुलेट हो जाता है बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस अनएरोबिक रेस्पिरेशन, देन इट कॉजेज क्रैम्प्स. अब जब क्रैम्प्स आते हैं तो दर्द होता है. तो अब इन क्रैम्प से रिलीफ पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, या तो यू कैन टेक अ हॉट वाटर बाथ, या फिर आप मसल्स को मसाज कर सकते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से ऑक्सीजन इजीली सेल्स में पहुंच जाती है, और वहां जाकर वो क्या करती है? इट ब्रेक्स डाउन द लैक्टिक एसिड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो दिस वाज अनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स. नाउ लेट्स डिस्कस ब्रीदिंग. देखिए, ये तो आपको पता है कि हम ऑक्सीजन को लेते हैं एंड CO2 को रिलीज करते हैं. ये तो हो गई इसकी सिंपल सी मीनिंग. बट लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ब्रीदिंग इन टर्म्स ऑफ साइंस. सी, it is a process in which air rich in oxygen
is taken inside and air rich in CO2 is given out with the help of respiratory organs. So this is the definition of breathing. Now, it involves two processes, that is inhalation and exhalation. तो inhalation क्या है? Taking in air rich in oxygen. That is simply inhalation. Exhalation is giving out air rich in carbon dioxide. So, breathing involves two processes and this takes place alternatively. मतलब पहले inhalation, then exhalation and then this continues. अब हम ये देखते हैं कि हम 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं. तो दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. तो ब्रीदिंग रेट कैन बी डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट. दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग रेट. और अगर हम ब्रीथ को डिफाइन करें तो वो क्या होगा? ब्रीथ इज 1 इनहेलेशन फॉलोड बाय 1 एक्सहेलेशन. 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन इज इक्वल्स टू breath. So, an average adult human being can inhale and exhale up to 18 to 15 times in a minute. और एक जो एवरेज ह्यूमन बीइंग होता है वो कितनी बार इनहेल एक्सहेल करता है? 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट. सी, अब आप अपने खुद की भी एक्टिविटी कर सकते हैं. आप खुद काउंट करके देख सकते हैं कि आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं. दैट इज इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं. बस आप यहाँ पे ये ध्यान रखना दैट जो इनहेल एक्सहेल आप कर रहे हो वो 1 यूनिट होगा. देन यू कैन काउंट कि आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ कर रहे हैं. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ब्रीदिंग रेट हमेशा एक जैसी रहती है या फिर बदलती रहती है. सो द आंसर इज ब्रीदिंग रेट हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती है. ये डिपेंड करता है कि बॉडी एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर करती है एनर्जी के लिए. जैसे सोते वक्त वी डोंट रिक्वायर मच एनर्जी, सो ब्रीदिंग रेट विल बी स्लो. एंड हैवी एक्सरसाइजेस करते वक्त we require a lot of energy, so breathing rate will be very fast. So generally physical activities के बाद हमें भूख भी लगाती है. तो वो भूख हमें कहाँ से, हम क्या करते हैं उसके लिए? फिर हम खाना खाते हैं. नेक्स्ट इज, अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर ह्यूमंस ब्रीथ कैसे करते हैं. व्हाट इज द मैकेनिज्म. सो नॉर्मली हम अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू एयर अंदर लेते हैं. देन दिस एयर पासिस थ्रू नेजल कैविटी. जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं दैट दिस इज नेजल कैविटी एंड इट इज पासिंग थ्रू विंड पाइप एंड इट विल गो इनटू लंग्स. एंड जो ये लंग्स होते हैं दे आर सराउंडेड बाय रिब्स एंड नीचे आप ये डायफ्राम देख रहे होंगे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स. अब हम इसके थ्रू इनहेल एक्सहेल करते हैं. तो ये लंग्स कहाँ पर आपको दिख रहे हैं? चेस्ट कैविटी में होते हैं जो रिब्स से सराउंडेड होते हैं. एंड नीचे फ्लोर की तरफ आपको एक डायफ्राम दिख रहा है, दैट इज अ मसल शीट. ओके, सो ये स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स हुआ. नाउ जब हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो क्या होता है प्रोसेस, वो हम पढ़ेंगे. तो जब हम इनहेल करते हैं तो लंग्स जो होती है उनमें एयर फिल हो जाती है, इसलिए रिब्स बाहर की ओर एंड डायफ्राम नीचे की ओर मूव करते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं. फर्स्ट पिक्चर, दिस वन, inhalation, air is drawing in, ribs move out, diaphragm moves down. Next is जब हम exhale करते हैं, यहाँ पे air is forced out, ribs move back, diaphragm moves back, so they are going back to their original positions. So this is the process, breathing process, and this takes place continuously. Next is कि हम sneeze क्यों करते हैं. द आंसर इज जब हम एयर इनहेल करते हैं तो अपनी नॉस्ट्रल्स के थ्रू हम एयर लेते हैं, जो एयर में अनवांटेड पार्टिकल्स भी आ जाते हैं, जैसे कि धूल मिट्टी भी अंदर चली आती है. ज़्यादातर तो क्या होता है कि हमारे नॉस्ट्रल्स में जो हेयर्स होते हैं वो धूल मिट्टी में उसमें धूल मिट्टी अटक जाती है. बट समटाइम्स वो नेजल कैविटी के थ्रू अंदर भी चले जाते हैं, जिससे नेजल कैविटी में इरिटेशन होती है. एंड वी स्नीज ताकि हम उन अनवांटेड पार्टिकल्स को बाहर निकाल दें. देखिए तभी कहते हैं कि स्नीज करते टाइम हमें अपनी नोज को कवर करना चाहिए ताकि जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो कोई और इनहेल ना कर ले, किसी और को इरिटेशन ना कॉज हो जाए. सो दिस वाज स्नीजिंग. द नेक्स्ट इज व्हाट डू वी ब्रीद आउट. दैट इज हम क्या एक्सहेल करते हैं. देखिए वी ऑल नो कि हम CO2 को बाहर निकालते हैं, बट क्या ये पूरी तरह से ट्रू स्टेटमेंट है. देखो जनरली कहने में हम यही कहेंगे बट एक्चुअली ये ट्रू नहीं है,
क्योंकि हम सिर्फ CO2 को एक्सेल नहीं करते हैं। देखिए पहले तो ये जानते हैं जो एयर है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, उसमें वाटर वेपर्स होती हैं, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, CO2 होती है। इसलिए जो हम इनहेल और एक्सेल करेंगे वो भी मिक्स ऑफ गैसेस होते हैं। बट जो हम इनहेल करते हैं उसमें जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है वो ज़्यादा होती है, और जो हम एक्सेल करते हैं उसमें CO2 की अमाउंट ज़्यादा होती है। इसलिए हम कहते हैं कि दैट वी टेक इन ऑक्सीजन एक्सेल आउट CO2। तो एक्सेल करते टाइम हम कितनी ऑक्सीजन लेते हैं? लेट्स सी इट इन डायग्राम दिस टेबल, दैट इज 21%। ठीक है, एंड हम एक्सेल करते वक्त भी ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं, दैट इज 16.4%। बट आप ये देख रहे हैं कि इनहेल करते वक्त हम ज़्यादा ऑक्सीजन इनटेक करते हैं रेदर देन एक्सेल करते वक्त। और हम इनहेल करते वक्त भी CO2 लेते हैं, दैट इज 0.4%, और हम एक्सेल करते वक्त CO2 देते हैं जो 4.4%। सो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे तो CO2 एक्सेल करते वक्त ज़्यादा है और ऑक्सीजन इनहेल करते वक्त ज़्यादा है। इसलिए हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एंड CO2 को एग्जिट करते हैं। अगर आप किसी मिरर पे एक्सेल करेंगे तो आपको एक फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर होगा सरफेस पे। अब वो जो फिल्म ऑफ मॉइस्चर होता है हम उसे क्या कहते हैं? दैट इज वाटर वेपर्स। सो हम इससे ये भी प्रूव कर सकते हैं कि हम जब इनहेल एक्सेल करते हैं इट्स नॉट जस्ट गैसेस, इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर्स। बट यहाँ पर ये है कि हम एक्सेल करते वक्त ज़्यादा वाटर वेपर्स निकालते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स। देखिए एनिमल्स जैसे कि लायंस हुए, एलिफेंट्स हुए, काओ, गोट, उनके पास ह्यूमंस की तरह ही लंग्स होते हैं हमारी तरह रेस्पिरेशन करने के लिए। बट कुछ छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जैसे कॉकरोचेस हुए, अर्थवूम्स हुए, फिशेस हुए, उनके पास लंग्स नहीं होते। इसलिए जो इनका रेस्पिरेशन मैकेनिज्म होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अस। लेट्स सी फर्स्ट कॉकरोचेस। देखिए इनकी बॉडी के साइड्स में, जैसे कि पिक्चर में देखोगे, छोटे छोटे होल्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पिरैकल्स। और इन्हीं होल्स के थ्रू एयर इनकी बॉडी में एंटर होती है एंड ये स्पिरैकल्स थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ट्रैकिया। अब वो जो एयर स्पिरैकल्स के थ्रू एंटर होती है वो ट्रैकिया की मदद से सेल्स में ट्रांसपोर्ट होती है एंड ऐसे ही अब ये एयर को बॉडी से मूव आउट भी करते हैं। तो इसमें इस सिस्टम में, ट्रैकियल सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व हुआ? स्पिरैकल्स एंड ट्रैकिया, जिसके थ्रू एयर को कॉकरोचेस लेते भी हैं एंड एग्जिट भी करते हैं। एंड ये जो ट्रैकियल सिस्टम है ये आपको सिर्फ इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज अर्थवूम। देखिए ये आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा दैट अर्थवूम्स की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होती है, जिसकी वजह से वो मूव करते हैं। सो इसी स्किन के थ्रू ये रिस्पायर भी कर लेते हैं। ठीक है, यही इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है। फ्रॉग्स के साथ भी यही होता है, उनकी जो स्किन होती है वो स्लिपरी होती है, मॉइस्ट होती है और उन्हें रिस्पायर करने में हेल्प करती है। बट फ्रॉग्स के साथ ये एक्सेप्शन है कि उनके पास लंग्स भी होते हैं हमारी तरह। सो फ्रॉग्स 2 तरीके से रिस्पायर कर सकता है। नेक्स्ट इज फिशेस ब्रीदिंग अंडर वाटर। सो नॉर्मली फिशेस के पास गिल्स होते हैं जो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं जिसके थ्रू वो आराम से एयर को एक्सचेंज करते हैं। सो ये 3 हमने मैकेनिज्म्स पढ़े रेस्पिरेटरी के अदर एनिमल्स में। नेक्स्ट इज प्लांट्स। अब हम ये देखते हैं कि प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं। देखिए सिर्फ ह्यूमन बींग्स रिस्पायर नहीं करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं। आपने ये तो पढ़ा होगा कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं जहाँ पर वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, लेकिन प्लांट्स ह्यूमंस की तरह रिस्पायर भी करते हैं जिसमें वो ऑक्सीजन को लेते हैं। बट अनलाइक ह्यूमंस, प्लांट्स में सारे पार्ट्स इंडिपेंडेंटली रिस्पायर करते हैं। जैसे कि प्लांट्स की लीव्स में जो स्टोमेटा होता है दैट इज छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, उनके थ्रू वो एयर को एक्सचेंज करते हैं। इनफैक्ट जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं वो भी रिस्पायर करती हैं। देखिए अपने क्लास 7th में पढ़ा है कि जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेसेस होते हैं, तो जो रूट्स होते हैं वो वहीं से रिस्पायर करते हैं। जैसे कि अब इस डायग्राम में देखिए ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में स्पेसेस हैं, तो इनमें क्या होता है? इनमें एयर होती है और इसी एयर से रूट्स रिस्पायर करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, दिस इज रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चलिए अब ये बताइए कि अगर हम प्लांट्स को ओवर वाटर कर दें, मतलब जरूरत से ज़्यादा पानी दे दें प्लांट्स में, तो क्या होगा?
देखिए प्लांट्स मर जाएंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ओवर वाटर करने से जो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जहाँ पे एयर होती है, जैसे कि हमने देखा यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स के बीच में इस डायग्राम में एयर होती है, और ये जो एयर होती है यहाँ पर अगर आप ओवर वाटर कर दोगे तो ज़्यादा पानी भर जाएगा और जो एयर होगी वो यहाँ से एस्केप कर जाएगी, पुश आउट हो जाएगी। सो एयर नहीं होगी मीन्स आप ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, रूट्स ऑक्सीजन को नहीं ले पा रहे हैं, एंड देन अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, द प्लांट्स विल डाई। So here comes the end of the lecture. Thank you so much guys. Take a good care of yourself.